तो हेलो बच्चों बच्चों अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो हमने बच्चों ये जाना था कि कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, जो किस बात को प्रूफ कर रही थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर है। उसके बाद बच्चों हमने बात की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, और हमने जाना था कि ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के फिनोमिना को मैक्स प्लैंक ने एक्सप्लेन किया था अपने एक कंसेप्ट को यूज करके। किसको? क्वांटाइजेशन। उन्होंने अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कोई भी एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती। कैसे एमिट या एब्जॉर्ब होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको उन्होंने नाम दिया था क्वांटा, और लाइट के केस में इसी को उन्होंने नाम दिया था फोटोन। और बच्चों जो सबसे स्मॉल क्वांटा है उसकी एनर्जी क्या थी? E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां H हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो उसी टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए बच्चों आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिसने फर्दर इस बात को कंफर्म किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो सबसे पहली जो स्टडी की थी वो की थी हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने कब? 1887 में। ठीक है, 1887 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। उन्होंने अपना ये फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम कोई लाइट बीम स्ट्राइक करवाते हैं किसके ऊपर? मेटल की सरफेस के ऊपर, और वो मेटल कौन सी हमें लेनी है? वो मेटल कौन सी हो सकती है? वो मेटल हो सकती है पोटेशियम की, वो मेटल हो सकती है सीजियम की, वो मेटल हो सकती है रुबीडियम की। ठीक है, इस तरह से हम पोटेशियम, सीजियम, रुबीडियम, कोई भी हम अल्कली मेटल, कोई भी ऐसी मेटल जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, जब उस मेटल के ऊपर हमने लाइट की बीम स्ट्राइक करवाई तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही लाइट की बीम यहाँ स्ट्राइक की तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? एमिट हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लाइट से निकले थे, फोटोन के स्ट्राइक करने से निकले थे, इसलिए उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया था बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने यहाँ एक डिटेक्टर जिसको पॉजिटिव टर्मिनल बनाया था उसका यूज करके इन इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने डिटेक्ट किया। तो अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब तक जो इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी ना, उस लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम थी तब तक कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। तो हर मेटल के लिए एक अलग अलग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी। भी जैसे हम पोटेशियम मेटल ले रहे हैं तो इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी थी, अगर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी अगर हम डाल रहे थे तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता था। जब इससे ज्यादा की डालते तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते थे। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उन्होंने नाम दिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि हर मेटल की एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तब तक कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब तक किससे कम है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है तब तक कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। दूसरी जो बात उन्होंने ऑब्जर्व की थी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के, कि वो लाइट कितनी ब्राइटर है। भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है। अभी हमारे पास सपोज एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है येलो लाइट से, एक हमारे पास डिम येलो लाइट है, एक ब्राइट येलो लाइट है, एक और ब्राइट येलो लाइट है। तो जितनी कम इंटेंसिटी की लाइट थी तो उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे थे वो क्या थे? वो कम थे। और जैसे जैसे उसकी ब्राइटनेस, उसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ाते गए तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड थे वो क्या कर रहे थे? वो बढ़ रहे थे। और तीसरी जो बात उन्होंने ऑब्जर्व की कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से बाहर निकल रहा है, उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी है? तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो ये कुछ एक उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि पहली बात कि इलेक्ट्रॉन तब तक इजेक्ट नहीं होता जब तक
उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम होती है, तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट होंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा था, इंटेंसिटी पे। जितनी ज्यादा ब्राइटनेस थी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे। और तीसरी बात कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इंसिडेंट कर रहे थे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, तो बच्चों हर्ट्ज ने अपनी ऑब्जर्वेशन को क्लासिकल फिजिक्स के साथ कोरिलेट किया। तो देखो क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है और दूसरी जो चीज है काइनेटिक एनर्जी, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन। कि अगर हम ब्राइटर लाइट यूज करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जितनी ब्राइटर या जितनी इंटेंस लाइट हम यूज करते हैं तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी अगर हमने क्या बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी। लेकिन हमारी जो एक्चुअल हर्ट्ज ने जो ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो वो किस पे डिपेंड करती थी, तो वो बच्चा डिपेंड करती थी फ्रीक्वेंसी पे। जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती थी, वो डिपेंड करती थी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती थी, हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, और वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अब इस बात को एक्सप्लेन करना था। जैसे उन्होंने एक और चीज देखी कि जब ना हमने क्या किया, पोटेशियम मेटल ली और पोटेशियम मेटल को इरेडिएट किया, ठीक है, किससे, रेड लाइट से, उसके ऊपर रेड लाइट डाली, ब्राइटर रेड लाइट डाली। और रेड लाइट की बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 4.3 टू 4.6 हर्ट्ज इंटू 10⁻14, इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक की। तो जब रेड लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट की, चाहे हमने कितने भी टाइम तक इंसिडेंट की और चाहे कितनी भी ब्राइटर इंसिडेंट की, लेकिन क्या ऑब्जर्व किया, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। अगर इंटेंसिटी बढ़ाने पे, ब्राइटनेस बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा सप्लाई हो रही तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। और लेकिन जब हमने यहाँ येलो लाइट डाली, कौन सी लाइट डाली, येलो कलर की लाइट जब यूज की, तो येलो कलर की लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5.1 से लेकर 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा थी। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम और येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज्यादा थी। तो जैसे ही वो येलो कलर की लाइट डाली, भले हमने डिम लाइट डाली, हमने लेस ब्राइटर येलो लाइट यूज की, लेकिन फिर भी क्या ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, इजेक्ट हो गया। तो वो इस बात को इस तरह से ऑब्जर्व किया गया, एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो हमारे पास पोटेशियम मेटल थी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, कितनी थी, 5। तो जो 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज ये उसकी क्या थी, ये उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। तो जब बच्चों उसकी जो लाइट हम डाल रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी, तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। और जैसे ही इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इसकी एनर्जी बढ़ गई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में। तो बच्चों इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज किया, क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट का यूज किया। तो देखो इन्होंने बात की कि जो वेव है वो किससे मिलके बनी है, वेव एक तरह से पार्टिकल से मिलके बनी। ये एक वेव है, तो वेव में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल जैसे लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में हमने इन्हें क्या कहा था, क्वांटा, और लाइट के केस में क्वांटास को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही एक लाइट बीम स्ट्राइक करती है मेटल की सरफेस पे, तो वो क्या करती है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है इलेक्ट्रॉन को। तो देखो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को भी समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना वो भी कैसे क्वांटाइज्ड है।
इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअसली एमिट या एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब ओनली सर्टेन फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। मैं आपको एक जनरल लाइफ के एग्जांपल से बात समझाती हूँ। भी सपोज बच्चों आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और उस बस में आपसे कंडक्टर ने कहा है कि इस बस का किराया 100 रुपीज है, ठीक है। तो आपने कहा कि मेरे पास 10 के नोट्स है, आपने उसे आपने 100 काउंट किए, 10 रुपीज के 10 नोट्स आप उससे देने लगे, तो कहता है नहीं 100 मीन्स 100, तो उसने मना कर दिया। आप उसे 10-10 रुपए के 10 नोट दे रहे थे लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किए। फिर आपने सोचा चलो हम 20 वाले नोट भी हमारे पास है, हम 5 नोट 20 वाले दे देते हैं, 100 पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। आपने सोचा भी ये ले 20, ये 20, ये 20, 5 नोट ले ले पूरे हो गए, लेकिन नहीं, आपने सोचा 50-50 के 2 नोट्स दे दे, तो 50-50 के 2 नोट्स दे दे वो भी 100 हो जाएंगे, लेकिन वो भी उसने एक्सेप्ट नहीं किए। 100 मीन्स 100, तो आपने जब उसे 100 दिया तभी उसने टिकट दी। तो इसी तरह भी वो कंडक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि आप उसे कंटिन्यूअसली देते हो। अभी इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए 50 जूल, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम 10-10-10 जूल एनर्जी देते रहे, हम उसे 10-10 जूल के 5 पैकेट सप्लाई करें, 50 उसकी एनर्जी हो जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन 10 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, वो सिर्फ कुछ एक सर्टेन फिक्स वैल्यू ही एनर्जी की एब्जॉर्ब करता है। तो जब एनर्जी उसको सप्लाई की गई, जब एनर्जी जो सप्लाई की गई उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा थी, तो हमारे पास जो इस रेडिएशन में फोटोन थे, ठीक है, वे पार्टिकल नेचर है ना, फोटोन है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी, और जैसे ही ट्रांसफर की एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। जब उसको रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाएगी, जैसे आपने कंडक्टर को एग्जैक्टली 100 रुपीज दे दिए, तो फिर कोई डिस्प्यूट नहीं रहा और उसने तुरंत आपको टिकट काट के दे दी। तो इसी तरह से जैसे ही एक रिक्वायर्ड एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ हिट किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इजेक्ट हो गया। तो बीच में कोई टाइम लैग नहीं था। जैसे एक बिलियर्ड बॉल है, हिट कर रही है, तो जैसे ही वो हिट की तो सेकंड बॉल क्या होगी, बाहर निकल गई, तो उनके बीच में किसी भी तरह का कोई टाइम गैप नहीं। तो इस तरह से जैसे ही हिट करेगी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। हमने ये बात नोट की कि अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अगर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है, तो चाहे आप कितनी भी टाइम तक इरेडिएट करते रहो, कितनी भी ब्राइटर लाइट यूज करो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम है देन इट विल नॉट एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और जब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ फोटोन के काउंट को बढ़ा देंगे। इंटेंसिटी बढ़ाना मीन्स हम इस लाइन को क्या बना देंगे, और डेंस। ब्राइटर मीन्स दिस वेव कंटेन्स मोर नंबर ऑफ फोटोन्स। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करेंगे, पर्टिकुलर वेव फ्रीक्वेंसी उसकी है, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से तो बच्चों पहली कंडीशन हमने डिस्कस कर ली कि जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन स्ट्राइक करेगा, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन लगातार नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, वो ओनली सर्टेन फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम जाएं, तो हमारे पास अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन की वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, हम थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी दे रही है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए चाहिए 50 जूल एनर्जी, और हम सप्लाई कर रहे हैं 100 जूल, तो 50 जूल का यूज करके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और बाकी की बची 50 उसकी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमने 70 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट की, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर, वो फोटोन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, समझाने के लिए बता रही हूँ, 70 जूल। तो 50 जूल एनर्जी चाहिए उसको बाहर निकलने के लिए, 50 से वो बाहर निकला, बाकी की बची 70 में से 50 माइनस करोगे कि बाकी की बची हुई जो 20 जूल एनर्जी है वो क्या बन जाएगी, वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ न्यू दिखाई है फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी से पढ़ा था, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv²। यहाँ m क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा। तो इसमें ये जो एच न्यू नॉट है, जो मिनिमम हम कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एच से मल्टीप्लाई किया, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको हम बोले, इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये बच्चों हर मेटल का अपना स्पेसिफिक होता है, हर मेटल के लिए अपनी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए हर मेटल का अपना एक स्पेसिफिक वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये 1/2 mv², उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। तो हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन दे रखे कि लिथियम के लिए कितनी वैल्यू है 2.42, सोडियम के लिए 2.3, पोटेशियम के लिए 2.25। तो डिफरेंट मेटल का यहाँ वर्क फंक्शन दिया गया है। उसके बाद तो जो एक्स्ट्रा, ये आपको पता चला एक्स्ट्रा एनर्जी, न्यू नॉट जितनी एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, बाकी जो एक्स्ट्रा हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उससे डायरेक्टली क्या बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ बच्चों आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इस साइड हमारे पास यहाँ हमने क्या लिया है, काइनेटिक एनर्जी ली है इलेक्ट्रॉन की। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे, डायरेक्टली मैनर में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करती जाएगी। इसी तरह से यहाँ दिखाया कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, अगर लोअर इंटेंसिटी है तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या है, कम, और अगर हमने इंटेंसिटी क्या कर दी, हाइयर, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की अमाउंट क्या है, ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हम चले, यहाँ बिल्कुल आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे यहाँ बच्चों दिखाया है, यहाँ हमने येलो लाइट डाली है, कौन सी लाइट डाली है, येलो लाइट डाली है, ठीक है, येलो लाइट है, लेकिन ये कैसी लाइट डाली है, लेस इंटेंस। तो लेस इंटेंस थी, लेस इंटेंस का मतलब उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या थे, कम थे, नंबर ऑफ फोटोन जो हिट कर रहे थे कम थे, इसलिए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम। लेकिन यहाँ हमने कैसे लिए, मोर इंटेंसिटी की लिए, ज्यादा इंटेंसिटी है से लाइट हिट कर रही है, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या है, तो यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसी से रिलेटेड। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि 100 वॉट का बल्ब है, कितने वॉट का, 100 वॉट, वॉट एनर्जी की यूनिट है, यूनिट जूल पर सेकंड। तो आपके पास 100 वॉट मीन्स 100 जूल पर सेकंड, इतनी एनर्जी है। तो वो एमिट कर रहा है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब होता है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो, उसमें और ज्यादा वेवलेंथ नहीं है, सिर्फ एक वेवलेंथ है। और कितने की 400 नैनोमीटर की। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। तो देखो टोटल एनर्जी हमें पता है, तो मैं यहाँ लिखती जाती हूँ साथ साथ। देखो टोटल एनर्जी जो है वो एमिट कर रहा है, टोटल एनर्जी कितनी है, 100 वॉट, ठीक है। 100 वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 100 जूल पर सेकंड, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास गिवन क्या है, हमें दिया है वेवलेंथ। वेवलेंथ बच्चों दी हुई है कितनी, 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो हमें ये गिवन डाटा, और उसने हमें क्या कहा है, आपको निकालना है कि इतनी एनर्जी अगर सप्लाई की है तो उसमें कितने नंबर ऑफ फोटोन हमने सप्लाई किए हैं। तो हमें पता है एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एक फोटोन की अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, ठीक है। और आपको पता है C किसके बराबर होता है, लैम्डा इंटू में न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं न्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ से न्यू किसके बराबर आएगा, C ओवर लैम्डा के। तो यहाँ अगर मैं पुट कर दूं ये वैल्यू, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इंटू में C ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे तो बच्चों H यहाँ पे कितना है, H की वैल्यू है 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और C हमारे पास वेलोसिटी है लाइट की, वो किसके बराबर होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास बच्चों लैम्डा है, लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनो, नैनो को आप चेंज करोगे मीटर में
तो नैनो मीन्स 10⁻⁹ कितना मीटर। तो यहाँ से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये जो है हमारे पास एनर्जी आई है, वो आई है 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये बच्चों आई है एनर्जी एक फोटोन की। ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ फोटोन को कैलकुलेट करने के लिए एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी इतनी है, तो टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। तो टोटल एनर्जी है 100, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? 4.969 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके ये हमारे पास कितना आता है? 2.012 इंटू 10⁻20। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फोटोन आ गई, जो पर सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन रिलीज हो रहे हैं वो हमारे पास कितने आ गए? 2.012 इंटू 10⁻20। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको कहा गया है कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिखती जाती हूँ, हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क। और गिवन क्या है? एमिटेड फ्रॉम ए सरफेस ऑफ ए मेटल। एक मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? आपको गिवन क्या है कि जब उसके बाद कौन सी एक रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी 5.5 इंटू 10⁻17 पर सेकेंड। इस फ्रीक्वेंसी के साथ एक लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी। और क्या दिया हुआ है? आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है। वर्क फंक्शन W0 लिखो या h0 लिखो। ये आपको दिया हुआ है कितना? 3.62 इंटू में 10⁻⁻12 अर्ग्स। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो आपको पता है इतनी एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, बाकी बची हुई क्या बन जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो हमें ये एच न्यू, एच की वैल्यू पता है कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻। अब क्योंकि वैसे तो हमारे पास जूल में लिखते हैं, कितनी होती है? -34। अब मैं यहाँ पहले से उसको किस में लिख रही हूँ? अर्ग्स में। अर्ग्स में कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻27 अर्ग्स पर सेकेंड। अर्ग्स सेकेंड। तो ये हमारे पास एच की वैल्यू है। न्यू की वैल्यू कितनी है? 5.5 इंटू में 10⁻17 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच न्यू नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.62 इंटू में 10⁻⁻12। हाँ, और ये आपकी क्या है? प्लस हाफ mv स्क्वायर आपकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है। ये इधर आगे क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो ये सॉल्व करके आ रही है, ओवरऑल ही लिख रही हूँ मैं। तो यहाँ से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ रही है 3.63 इंटू में 10⁻⁻9 अर्ग्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यू कैन राइट your any doubt in comment section. Okay, thank you.